डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग। और ये भी आपका इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग बेसिकली एक ग्लास प्लेट है, और इसमें ये इस तरह की ग्लास प्लेट है, और इसके ऊपर हमने लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल, इक्वली स्पेस्ड और बहुत ही क्लोज क्लोज शीट्स बनाई होती हैं। और इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज अ ग्लास प्लेट हैविंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोज पैरेलल इक्विडिस्टेंट स्लिट्स मैकेनिकली रूल्ड ऑन इट। मैकेनिकली रूल्ड ऑन इट का मतलब ये है कि इसमें हमने इस तरह मैकेनिकल स्क्रैचेस बनाए होते हैं, ठीक है। और कोई से दो स्क्रैचेस के दरमियान ये जो ट्रांसपेरेंट स्पेसिंग होती है, ये स्लिट्स के तौर पे काम करती है। एक जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती है, उसमें 1 सेंटीमीटर में तकरीबन 400 से 5000 लाइंस हो सकती हैं। अब जैसा कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो आप डायग्राम में फिगर में देख रहे हो, इस डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में 1200 लाइंस है 1 मिलीमीटर में, इसमें 600 लाइंस है 1 मिलीमीटर में, इसमें 300 लाइंस है 1 मिलीमीटर में, और इसमें 100 लाइंस है 1 मिलीमीटर में, एंड सो ऑन। अच्छा, ये जो दो स्लिट्स होती हैं, कंसेक्टिव स्लिट्स, इनके दरमियान जो फासला होता है, ये सेपरेशन होती है, इसको हम डी से शो करते हैं, और इसे हम डायफ्रैक्शन, और इसे हम ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ग्रेटिंग एलिमेंट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट स्लिट्स इज डी कॉल्ड ग्रेटिंग एलिमेंट। यानी ये दो एडजेसेंट स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस होता है। और मैथमेटिकली इसका फार्मूला होता है लेंथ ऑफ ग्रेटिंग ओवर नंबर ऑफ लाइंस। अब जैसे कि अगर मैं इसका ग्रेटिंग एलिमेंट निकालूं, तो इसकी 1 मिलीमीटर लेंथ में 1200 लाइंस हैं, तो डी हमारे पास आ जाएगा 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 1200। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका ग्रेटिंग एलिमेंट आ जाएगा। अब अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को यूज़ करें तो देखते हैं डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग कैसे काम करती है। सपोज स्टूडेंट्स, ये मेरे पास डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की स्लिट्स हैं, ये स्क्रीन है, और ये कन्वेक्स लेंस है, जिसका काम है जब इस पे रेज पड़ेंगी तो ये इन रेज को स्क्रीन पे कन्वर्ज करके डायफ्रैक्शन पैटर्न बनाएगा। लेट्स सपोज हम पैरेलल रेज को इंसिडेंट करते हैं डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे। तो वैसे तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में थोड़े से डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा स्लिट्स होती हैं, लेकिन हमने इनमें से 9 स्लिट्स को कंसिडर किया है, और कोई सी दो कंसेक्टिव स्लिट्स के दरमियान जो सेपरेशन है वो डी है, यानी कि ग्रेटिंग एलिमेंट हमारा डी है। अब ये पैरेलल रेज जब जैसी स्लिट से गुजरेंगी, तो ये स्लिट से गुजरने के बाद जो है लेंस पे पड़ेंगे, और लेंस इनको फोकस कर देगा। अब जैसे आपने ये देखा कि ये जो पैरेलल रेज हैं, ये रेज जो हैं, ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये नॉर्मल टू ग्रेटिंग है, और ये रेज सेंटर पे जाके कन्वर्ज हो रही हैं, और यहाँ पे ये ब्राइट फ्रिंज बनाएंगी। तो ये आपका जीरो ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज बनेगा। इसी तरह कुछ रेज इससे निकल के किसी और पॉइंट पे फोकस होंगी, ये आपका नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज बनेगा। इसी तरह रेज इस पॉइंट पे भी फोकस हो रही हैं, यहाँ पे भी ब्राइट फ्रिंज बनेगा। तो इस तरह इन स्लिट से डायफ्रैक्ट होने के बाद रेज स्क्रीन के हर एक पॉइंट पे पहुंचेगी। कुछ पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, जहाँ और कुछ पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अब आप जानते हैं कि जिन पॉइंट्स में पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो, वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, और ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो, वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। अब जैसे मैंने ये ब्राइट फ्रिंजेस शो किए हैं, तो कोई सी दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान क्या बनता है, डार्क फ्रिंज बनता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन निकालते हैं कि वो क्या है। ये हमारी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की स्लिट्स हैं, जिनमें से हमने कुछ स्लिट्स को कंसिडर किया है। ये स्क्रीन है, ये कन्वेक्स लेंस है जो रेज को कन्वर्ज करेगा, और ये हमने पैरेलल रेज को इंसिडेंट किया स्लिट पे। हमने 9 रेज को कंसिडर किया है, हालांकि एक्चुअली ये ज़्यादा है। दो स्लिट्स के दरमियान जो कंसेक्टिव स्लिट्स हैं, उनके दरमियान सेपरेशन डी है, यानी ग्रेटिंग एलिमेंट को हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये वो रेज हैं जो डायफ्रैक्ट होने के बाद इस पॉइंट पी पे फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज बना रही हैं। ये लाइन ए बी है, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि नॉर्मल टू द ग्रेटिंग है,
मतलब ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो कि वर्टिकल पड़ी हुई है उसके साथ 90 का एंगल बनाती हैं। और हमने जिन रेस को कंसिडर किया है इन पैरारेस का एंगल इस नॉर्मल टू द ग्रेटिंग के साथ थीटा है। अब ये लाइन सी डी है, ये लाइन सी डी इन रेस पे परपेंडिकुलर है। अब लाइन सी डी से आगे पॉइंट पी तक तमाम रेस की पाथ लेंथ इक्वल है, लेकिन सी डी से पीछे अगर आप देखें तो हर ऊपर वाली रे ने नीचे वाली रे से एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है, और ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है ये इन रेस के दरमियान हमें पाथ डिफरेंस देगा। तो पाथ डिफरेंस इन रेस पे डिपेंड करता है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं रे 2 का देखूं तो रे सॉरी अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ आप लोग देखें कि ये जो लाइन ए बी है, ठीक है, ये लाइन ए बी जो है ये ए सी पे परपेंडिकुलर है और सी डी जो है ये रेज पे परपेंडिकुलर है। अब क्योंकि ए बी और रेज में एंगल थीटा है, तो जैसा कि आप जानते हैं जितना एंगल दो लाइंस के दरमियान होता है उनके परपेंडिकुलर्स के दरमियान भी एंगल उतना ही होता है। तो लिहाजा अगर ए बी और रेज में एंगल थीटा है तो इनके परपेंडिकुलर्स ए सी और सी डी में भी एंगल क्या होगा, वो थीटा होगा। अब ये ए बी वो डिस्टेंस है जो रे 2 ने रे 1 के मुकाबले में एक्स्ट्रा ट्रेवल किया हुआ है, तो लिहाजा रे 2 और रे 1 में जो पाथ डिफरेंस है वो ये ए बी है। अब अगर आप इस ट्राइंगल को कंसिडर करो, ये जो सी बी ए ये ट्राइंगल बन रही है, और इसको अगर मैं इधर बड़ा करके ड्रॉ करूं जो रे 1 और रे 2 के दरमियान पाथ डिफरेंस से जो ट्राइंगल बन रही है, और आप जानते हैं कि ये रे 1 और रे 2 में जो दो स्लिट्स में सेपरेशन है इसको हमने डी कहा हुआ है, तो ये सेपरेशन डी है जो मैंने इधर मेंशन किया हुआ है। तो अब हम पाथ डिफरेंस निकालते हैं जी दोनों रेस का। अभी ट्राइंगल को कंसिडर करें, अब पाथ डिफरेंस जो 1 और 2 में है वो है ए बी, और अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल में देखें तो ये एंगल 90 डिग्री का है, तो इसके सामने हाइपोटेन्यूज होगा, तो आपका डी जो है ये हाइपोटेन्यूज है, और थीटा के सामने ये ए बी है, और ए बी आपका जो है ये परपेंडिकुलर है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है ये रेशो होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के दरमियान, तो लिहाजा यहाँ से परपेंडिकुलर मेरे पास हो जाएगा हाइपोटेन्यूज इंटू साइन थीटा, तो ये हमने इधर लिख लिया। अब परपेंडिकुलर क्योंकि आपका ए बी है और हाइपोटेन्यूज आपका डी है, तो परपेंडिकुलर की जगह ए बी लिख दें ये, और हाइपोटेन्यूज की जगह डी लिख दें, तो ये ए बी इज इक्वल टू डी साइन थीटा हो जाएगा, इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज के लिए कोई सी दो कंसेक्टिव रेज में जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा होना चाहिए। इसी तरह सेकंड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन होगी कोई सी दो कंसेक्टिव रेज में पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा, और थर्ड ऑर्डर के लिए दो कंसेक्टिव रेज में पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा होगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो ये जो पाथ डिफरेंस है ए बी इसे लैम्डा के बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करूँ तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा कि डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। ये फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन आ गई कि जो पाथ डिफरेंस है कोई से दो कंसेक्टिव रेज के दरमियान वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ के बराबर है। अब हम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज या जीरो ऑर्डर फ्रिंज की बात करते हैं। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और जो रेज नॉर्मल टू द ग्रेटिंग मूव करेंगी, यानी कि डायफ्रैक्ट होने के बाद जो यानी ग्रेटिंग के साथ नॉर्मल रहेंगी, यानी जिनका एंगल ए बी लाइन या नॉर्मल टू द ग्रेटिंग के साथ ज़ीरो हो, ठीक है, ये रे सेंटर में जाके कन्वर्ज करेंगी और यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनाएंगी। अब अगर मैं क्या करूं कि एक परपेंडिकुलर रेस पे ड्रॉ करूं सी डी, तो आप देख सकते हो कि सी डी लाइन से आगे जो पाथ लेंथ होती है रेस की वो आपस में इक्वल होती है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से सी डी लाइन तक भी जो पाथ लेंथ है वो तमाम रेस की सेम है, मतलब इन रेस में पाथ डिफरेंस ज़ीरो है।
और आप जानते हैं जब रेज में पाथ डिफरेंस ज़ीरो हो तो वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं। तो इसलिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। और इस ब्राइट फ्रिंज को हम कहते हैं ज़ीरो ऑर्डर फ्रिंज या सेंटर ब्राइट फ्रिंज। इससे नीचे जो हमें मिलता है वो फर्स्ट ऑर्डर होता है, उससे आगे वाला जो होता है वो सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड। इसी तरह से ऊपर वाला भी जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर होता है, इससे ऊपर सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड एंड सो ऑन। तो लिहाजा सेंटर ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन ये है कि पाथ डिफरेंस जो है वो ज़ीरो होता है रेज में, और पाथ डिफरेंस को हमने डी साइन थीटा कहा हुआ है, तो डी साइन थीटा क्या होगा, ज़ीरो। तो स्टूडेंट्स, तो हमने जो अभी तक कंडीशंस निकाली हैं ब्राइट फ्रिंज के लिए, तो हमने देखा कि जो रेज डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से डायफ्रैक्ट होने के बाद नॉर्मल रहती है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे, हमें पाथ डिफरेंस ज़ीरो होता है और वो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनाती हैं। तो इनके लिए कंडीशन होगी डी साइन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन हमने निकाली थी डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। इसी तरह सेकंड ऑर्डर की होगी डी साइन थीटा इज इक्वल टू टू लैम्डा। थर्ड ऑर्डर की जो कंडीशन होगी वो डी साइन थीटा इज इक्वल टू थ्री लैम्डा। यानी जिन कंसेक्टिव रेज में अगर दो कंसेक्टिव रेज में जो स्लिट से रेज एमिट हो रही हैं उनमें पाथ डिफरेंस थ्री लैम्डा हो तो वो थर्ड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज बनाएगी, टू लैम्डा हो तो वो सेकंड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज बनाएगी, लैम्डा हो तो वो फर्स्ट ऑर्डर जो है ब्राइट फ्रिंज बनाएंगे। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि फॉर nth ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज जो पाथ डिफरेंस है दो स्लिट्स से निकलने वाली पैरेलल रेज के दरमियान वो कितना होना चाहिए, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, जबकि एन यहाँ पे इंटीजर है और ये किसके बराबर है, ज़ीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री एंड सो ऑन। और कोई से दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान हमेशा क्या होगा, एक डार्क रीजन या डार्क फ्रिंज होगा। डायफ्रैक्शन ड्यू टू वाइट लाइट। अच्छा, इससे पहले तो मैंने डिस्कस किया था कि मोनोक्रोमेटिक लाइट हो तो उसका डायफ्रैक्शन पैटर्न क्या होता है। आप जानते हैं आपको मोनोक्रोमेटिक लाइट में सिंगल कलर या सिंगल वेवलेंथ होती है, लेकिन जो वाइट लाइट में एक से ज़्यादा वेवलेंथ होती हैं। ठीक है। अब अगर वाइट लाइट जब डायफ्रैक्ट होती है, इफ द इंसिडेंट लाइट कंटेन डिफरेंट वेवलेंथ, जैसा कि वाइट लाइट में होता है, द इमेज ऑफ ईच वेवलेंथ फॉर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ एन इज डायफ्रैक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब जैसे अगर आप इस स्लिट को गौर से देखें, तो जैसे ही वाइट लाइट इस स्लिट से डायफ्रैक्ट होती है, तो वाइट लाइट डायफ्रैक्ट होने के बाद हर एक वेवलेंथ डिफरेंट डायरेक्शन में डायफ्रैक्ट हो रही है। मतलब रेड कलर ज्यादा बैंड के डायफ्रैक्ट हो रहा है एज कंपेयर टू वायलेट कलर। तो तमाम जो डिफरेंट कलर्स की लाइट हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में डायफ्रैक्ट हो रही हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि डायफ्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वेवलेंथ के। मतलब रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है और आप देख सकते हैं कि ये डायफ्रैक्ट भी ज़्यादा हुई है, जबकि वायलेट की वेवलेंथ मिनिमम है तो उसकी डायफ्रैक्शन भी मिनिमम है। यानी कि जो डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में डायफ्रैक्ट होती हैं, और ये जो डायफ्रैक्शन होती है ये वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। तो जैसे ही कोई रे वाइट लाइट का बीम स्लिट से गुजरेगा तो डिफरेंट कलर डिफरेंट डायरेक्शन में डायफ्रैक्ट होंगे। Thus separate images are obtained corresponding to each wavelength or color। तो अब एक स्लिट से भी डिफरेंट कलर निकल रहे हैं, जैसे इससे दूसरी स्लिट से भी, तीसरी से भी, चौथी, तो इस तरह हर स्लिट से कलर स्क्रीन पे पहुंचते हैं। और जैसे इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, जैसे इस पॉइंट को मैं पी कह देता हूं, तो यहाँ से स्लिट वन टू थ्री फोर फाइव तमाम स्लिट से रेज पहुंचेंगी, और रेड कलर रेड के साथ इंटरफेयर करेगा, ब्लू ब्लू के साथ, ग्रीन ग्रीन के साथ। ठीक है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पॉइंट पी पे क्योंकि इनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है तो आपको रेनबो कलर का पैटर्न नज़र आता है। जबकि जो सेंट्रल वाइट फ्रिंज है, क्योंकि सेंट्रल बैंड में तमाम जो स्लिट वन टू थ्री फोर और फाइव से रेज पहुंच रही हैं उनमें पाथ डिफरेंस ज़ीरो होता है, तो तमाम कलर्स की कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो लिहाजा तमाम कलर इस पॉइंट पे जब कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे तो आपको सेंट्रल फ्रिंज क्या मिलेगा, आपको वाइट कलर का मिलेगा। तो
जब हम वाइट लाइट की डायफ्रैक्शन देखते हैं तो सेंट्रल जो ब्राइट फ्रिंज होता है वो वाइट कलर का होता है। जो फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज होता है या सेकंड ऑर्डर या हायर ऑर्डर ब्राइट फ्रिंजेस होते हैं वो रेनबो कलर के होते हैं, ठीक है, जिनमें सबसे पहले वायलेट कलर होता है और एंड पे रेड कलर होता है। वायलेट और रेड के दरमियान ये सारे कलर्स आपको शो हो रहे होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जितना वेवलेंथ ज़्यादा होती है डायफ्रैक्शन भी उसकी ज़्यादा होती है, तो डिफरेंट कलर डिफरेंट डायरेक्शन में डायफ्रैक्ट होते हैं, इसलिए वो अपना अपना ब्राइट और डार्क फ्रिंज बनाते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ देखें कि जो थीटा की वैल्यू है वो एन पे डिपेंड करती है। अब लेट्स सपोज ये अगर मेरे पास स्क्रीन है और ये मेरे पास स्लिट है, ठीक है, तो स्लिट से स्क्रीन के सेंटर तक अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो कोई भी रे जो इस लाइन के लॉन्ग मूव करेगी हम कहेंगे यहाँ पे थीटा ज़ीरो है और एन भी क्या है, ज़ीरो है, और यहाँ पे इस लाइन के लिए थीटा भी क्या होता है, ज़ीरो होता है। लेकिन अगर जैसे ही मैं ऊपर मूव करता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे थीटा की कोई वैल्यू है और ये फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, जैसे और ऊपर जाता हूँ थीटा की वैल्यू और इंक्रीज होगी, मेरे पास थीटा बढ़ रहा है, ठीक है, और ये आपका सेकंड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज है। इट मीन्स कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बनती है बढ़ती है एन या ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज भी इंक्रीज होता है, तो थीटा जो है वो एन पे डिपेंड करता है, या हम कह सकते हैं कि एन जो है वो थीटा पे डिपेंड करता है। और दूसरा, अब अगर हम इनके डायफ्रैक्शन पैटर्न देखें वाइट लाइट का, तो ये आपका सेंटर ब्राइट फ्रिंज में आपको कोई भी कलर सेपरेट दिखाई नहीं देता, सारे कलर मिक्स होकर वाइट कलर बनाते हैं, तो कलर सेपरेशन ज़ीरो है। ये आपका फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है, अगर आप इसकी विड्थ देखें तो इसमें कलर सेपरेशन है, और ये आपका सेकंड ब्राइट फ्रिंज है, और अगर आप सेकंड ब्राइट फ्रिंज की देखें तो इसकी विड्थ या कलर सेपरेशन ज़्यादा है। मतलब जितना हायर ऑर्डर की तरफ जाते हैं, जैसे ये एन वन है, ये एन टू है, ये सेंटर फ्रिंज एन ज़ीरो है, तो हम जैसे जैसे एन या ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज इंक्रीज होता है, सेपरेशन कलर की ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। यही बात लिखी हुई है कि द इमेज ऑफ डिफरेंट कलर्स आर मच सेपरेटेड इन हायर ऑर्डर्स, कि जितना ऑर्डर आप इंक्रीज करोगे एन इज इक्वल टू थ्री में, जैसे और ज़्यादा सेपरेशन होगी तो उतनी कलर्स की सेपरेशन ज़्यादा होती जाएगी। ये पिक्चर भी यही चीज़ शो करती है कि सेंटर ब्राइट फ्रिंज में कोई कलर की सेपरेशन नहीं है, वाइट है। ये फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज है, ये सेकंड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज है, तो हायर ऑर्डर में आप देखते हैं कि कलर्स की सेपरेशन बढ़ती जाती है। थैंक यू वेरी मच।